ABC are partners sharing profit and losses in 3:1:1। ठीक है। और 31 मार्च को उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं, और उस दिन उन्हें बैलेंस शीट ये सारा स्ट्रक्चर गिवन है। तो एज यूजुअल हमारा पहला स्टेप आज भी वही है जो कल हम लोग कर रहे थे। सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट को कॉपी करेंगे। तो बैलेंस शीट को कॉपी करते हुए आज मैं यहीं पर ही डिस्कस करता जा रहा हूँ कि जो जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में मेंशन करते जाइए। बैंक, बैंक कहाँ पर पोस्ट करेंगे हम लोग? बैंक हमारा जाएगा बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में। इसको हम लोग लिखते हैं टू बैलेंस बीडी के नाम से। कैश, कैश को हम लोग बैंक अकाउंट में जमा कर देंगे। कितना, जितना कैश पड़ा हुआ है बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा, और बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे टू कैश। ये दोनों पोस्टिंग तो चली जाएंगी बैंक में। डेटर्स, डेटर्स हम लोग इसको ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड के अंदर। ये डेबिट में चला जाएगा 2,42,000। प्रोविजन, प्रोविजन को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में पोस्ट कर देंगे। बेटा कुछ बच्चे वॉइस के लिए प्रॉब्लम बता रहे हैं, बाकी बच्चों को भी वॉइस इशू आ रहा है या सबको वॉइस क्लियर है? आप लोग मैसेज जरूर कर दीजिएगा अगर वॉइस वाइज कोई प्रॉब्लम है। इन एक्चुअल यहाँ से बिल्कुल ओके है, वो नेटवर्क इशू कोई हो सकता है। ठीक है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो है ये हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड के अंदर पोस्ट कर देंगे। तो ये रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में पोस्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, स्टॉक, स्टॉक जो है रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में पोस्ट हो जाएगा। फर्नीचर रियलाइजेशन के डेबिट में पोस्ट हो जाएगा। सन्ड्री एसेट्स रियलाइजेशन के डेबिट में पोस्ट होता है। तो ये हमारी सारी पोस्टिंग्स हैं। मैं आपको स्टेटमेंट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मीटिंग का टाइम थोड़ा छोटा होता है, तो आप लोगों को ये पॉइंट जल्दी से जल्दी हम लोग कवर अप कर सकें जो मेन चीज है, ताकि आपकी क्लास अटेंड करने का बेनिफिट आप लोगों को रहे। ठीक है। हाँ जी, फर्नीचर जो है रियलाइजेशन अकाउंट। देखो बच्चे, सिंपल सा एक पॉइंट है। बैंक बैंक अकाउंट में जाएगा, कैश अगर है तो वो बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा। जितनी भी एसेट्स हैं, वर्ड ध्यान दीजिएगा, जितनी भी एसेट्स हैं एक बार रियलाइजेशन के डेबिट में जाएंगी जो बैलेंस शीट के अंदर गिवन है। प्रोविजन जो होता है ये क्रेडिट में डालते हैं। अब आती है लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड में अगर मैं देखूं तो क्रेडिटर, क्रेडिटर किधर जाएंगे? ये रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड के अंदर। लोन, लोन पार्टनर का लोन तो नहीं है ना, इसलिए ये भी कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड के अंदर। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमेशा एक इंपॉर्टेंट आइटम होती है जो डिस्कशंस के लिए हमारे क्वेश्चंस में आएगी। ठीक है। All the assets given in balance sheet will be posted towards the debit side of realization account, and all the liabilities given in balance sheet will be posted towards the credit side of realization account. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होती है जो हमें सभी क्वेश्चंस के अंदर अलग से ध्यान रखनी पड़ेगी। और कैपिटल जो है, कैपिटल को हम लोग कहाँ पोस्ट करेंगे? ये सारी कैपिटल कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में चली जाएगी। किस नाम से जाएगी? बाय बैलेंस बीडी के नाम से। तो आज भी बच्चे आप लोग चेक कर सकते हो कि हम लोगों ने पहले, सबसे पहले अपनी बैलेंस शीट को पूरा कॉपी कर दिया। ठीक है। तो पूरी की पूरी हमारी बैलेंस शीट कॉपी हो चुकी है। ठीक है। अब हम लोग इनकी एडजस्टमेंट्स चेक कर रहे हैं कि एडजस्टमेंट्स क्या क्या है। वन बाय वन अपनी एडजस्टमेंट्स के ऊपर ध्यान देते जाइए। ये आप लोगों की एडजस्टमेंट है, 5 एडजस्टमेंट्स हैं। इनका वर्क अगर हमें क्लियर होता है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व है।
सबसे पहले देखिएगा फर्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 1, इसे ध्यान देंगे आप लोग। बच्चे आप लोग आपस में अपनी चैटिंग्स वगैरह बंद करिए, ठीक है। अपने क्वेश्चन के स्टेटमेंट के ऊपर ध्यान दीजिए, आपस में बातें ना करें। ए, ए इज टू कवर फर्नीचर एट 8,000 रुपीज। ए जो है वो क्या कर रहा है, फर्नीचर को टेक ओवर कर रहा है, और डेटर्स अमाउंटिंग टू रुपीज 2 लाख एट रुपीज 1,42,000 रुपीज। क्रेडिटर 60,000 रुपीज के हैं, टू बी पेड बाय हिम एट दिस फिगर। इसका मतलब इस बार पार्टनर से रिलेटेड कुछ वर्क दिया गया, ए ने क्या किया, फर्नीचर को टेक ओवर किया। देखो मैंने आपको अभी अभी बताया कि जितनी भी एसेट्स होती हैं, ये सारी की सारी एसेट्स हम लोगों ने यहाँ पर, मैं मान के चल रहा हूँ कि सारी की सारी एसेट्स मैंने रियलाइजेशन के डेबिट में लिख दी हैं, और जितनी भी मेरी लाइबिलिटीज हैं वो सारी की सारी मैंने क्रेडिट साइड में मेंशन कर दिया। इतना काम मैं यहाँ तक अपने क्वेश्चन के अंदर कर चुका हूँ। अब वो ये कह रहा है कि ए ने क्या किया, फर्नीचर को टेक ओवर कर लिया, कितने में, 8,000 रुपीज में। तो अगर कोई पार्टनर एसेट्स को टेक ओवर करता है, तो हमने पढ़ा था कि यहां से हम लोगों ने क्लास में भी यही डिस्कस करवाया गया था कि यहां से हम लोग 2 एरो यहां शिफ्ट करवाए थे। मैंने ये मेंशन किया था कि अगर कोई एसेट हमने सेल कर दी है, तो उस केस में हम लोग मेंशन करते हैं बाय बैंक, ठीक है। और अगर कोई एसेट पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया, तो पार्टनर ने टेक ओवर किया तो हम लोग मेंशन करेंगे उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो ए का कैपिटल अकाउंट हम लोगों ने मेंशन कर दिया। ए ने क्या चीज टेक ओवर किया है, ये भी मैं ब्रैकेट में मेंशन कर देता हूं कि इसने क्या किया, फर्नीचर टेक ओवर कर लिया। तो फर्नीचर इस पार्टनर ने टेक ओवर किया, और फर्नीचर कितने में टेक ओवर किया, अपनी स्टेटमेंट में से चेक करिए, 8,000 रुपीज। तो अपने रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आप वैल्यू पोस्ट कर देंगे 8,000 रुपीज, दैट्स ऑल। हाफ एडजस्टमेंट कंप्लीट। इसके बाद ये आगे मेंशन करता है डेटर, डेटर अमाउंटिंग टू रुपीज 2 लाख एट 1,82,000। देखो यहां पर है ना, फर्नीचर और डेटर की लैंग्वेज अलग अलग। ए ने क्या किया, पूरा का पूरा फर्नीचर टेक ओवर कर लिया, जबकि ए ने पूरे के पूरे डेटर्स को टेक ओवर नहीं किया। ए ने कितने के डेटर्स टेक ओवर किए हैं, 2 लाख रुपीज के, और कितने में टेक ओवर किए हैं, 1,82,000। तो यहां मैं आप लोगों को लेके चलूंगा वर्किंग नोट के अंदर। अगर मैं वर्किंग नोट में चेक करूं, तो यहां पर मेरी स्टेटमेंट ये मेंशन कर रही थी कि हमारे जो डेटर्स हैं, उन डेटर्स की बुक में जो वैल्यू गिवन है, बुक वैल्यू, वो मेरे को गिवन है 2,42,000, ठीक है। इस 2,42,000 में से ए ने जो डेटर्स टेक ओवर किए, वो कितने के टेक ओवर किए हैं, 2 लाख के। इसका मतलब बाकी कितने डेटर्स बच गए, अब 242 के बुक्स में टोटल डेटर्स थे 242 के, 2 लाख रुपीज के डेटर उसने कितने में टेक ओवर किए। तो इसे मैं क्या मेंशन करूंगा, इसे मैं मेंशन करूंगा एग्रीड वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू है, ये है बुक वैल्यू। कितने में टेक ओवर किए, इसने ये डेटर टेक ओवर किए हैं 1,82,000 रुपीज, ठीक है। इसका मतलब बाकी के डेटर कितने बचे, 42,000 रुपीज के बाकी डेटर बच गए। 242 था, 2 लाख के गए, बाकी बचे बुक वैल्यू कितने की, 42 की। इसका क्या करना है, ये मैं अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आगे चेक करूंगा, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये मेरा एक वर्किंग नोट बन गया। तो क्वेश्चन के अंदर इसकी पोस्टिंग मैं किस तरीके कर रहा हूं, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर मैं मेंशन करूंगा बाय ए कैपिटल अकाउंट। आप एक ही बार मेंशन करना, बार बार मत करना, ठीक है। डेटर्स, डेटर्स हमारे कितने के टेक ओवर किए, एग्रीड वैल्यू 1,82,000 रुपीज, ये हमारी वैल्यू की पोस्टिंग हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट अगर मैं स्टेटमेंट के अंदर चेक करूं, तो अभी फर्स्ट एडजस्टमेंट में और भी इसने कई बातें मेंशन की हैं। वो कहता है कि ए क्या कर रहा है, लाइबिलिटी को भी पे कर रहा है, द क्रेडिटर ऑफ रुपीज 60,000, और 60,000 रुपीज के क्रेडिटर इसी फिगर पे उसने पे कर दिए।
फिर से मैं चेक करता हूं कि क्रेडिटर्स मेरे टोटल कितने के हैं, 60 के। इसका मतलब पूरे के पूरे कौन पे कर रहा है, ए पे कर रहा है। तो ए ने लाइबिलिटी की पेमेंट करी। तो मैंने बताया था भाई लाइबिलिटी की बैलेंस शीट वाली वैल्यू ऊपर लिखते हैं क्रेडिट साइड, और उसके बाद जब हम उसकी पेमेंट करते हैं तो उसको हम लोग लिखते हैं डेबिट साइड के अंदर। तो डेबिट साइड में मैं मेंशन करूंगा टू एज कैपिटल अकाउंट। तो एक एक कैपिटल अकाउंट के अंदर मेंशन कर दिया मैंने कि इसने लाइबिलिटी को पे कर दिया कितने रुपीज में, 60,000 रुपीज में इसने पेमेंट कर दी। ठीक है, तो ये हमारी यहां तक की एडजस्टमेंट नंबर 1 हमारी कंप्लीट हो जाती है। पूरी एडजस्टमेंट मैं कंप्लीट कर चुका हूं। डेटर में से इसने जितना बोला था मैंने अभी वही ट्रीटमेंट बताया। 42 के डेटर के लिए मैं स्टेटमेंट वेट कर रहा हूं। इसका अभी डेटर का पॉइंट अभी हम लोग आगे की स्टेटमेंट में चेक करेंगे। 18,000 रुपीज, ये किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं बच्चे, 18,000 रुपीज कौन से वाला? 18,000 रुपीज का कोई फिगर नहीं है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मैंने पेंडिंग रखा था, क्योंकि उसके लिए मैं नीचे की एडजस्टमेंट्स की वेट कर रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा। और 18,000 रुपीज की तो कोई फिगर अब तक विजिबल नहीं है अभी बच्चे मेरे को। सात्विक का क्वेश्चन था ये। ठीक है, हाँ जी बच्चे, सेकंड एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 2, बी। अब इस बार बी से रिलेटेड बात है। बी इज टू टेक ओवर ऑल द स्टॉक इन ट्रेड एट रुपीज 70,000। इस बार बी ने एसेट को टेक ओवर कर लिया, और इसने वर्ड मेंशन किया हुआ ऑल द स्टॉक। तो जितना भी स्टॉक है, जितना भी है 78 वाला, वो उसने कितने में टेक ओवर किया, 70 में। तो इसकी पोस्टिंग भी हम लोग किधर कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम इसको भी पोस्ट कर देंगे। और ये आ जाएगा बाय बीज कैपिटल अकाउंट। तो बी के कैपिटल अकाउंट में हम लोग पोस्टिंग कर देंगे कि इसने क्या टेक ओवर कर लिया, इसने पूरा का पूरा स्टॉक टेक ओवर कर लिया। और कितने में टेक ओवर कर लिया, 70,000 रुपीज में इसने स्टॉक को टेक ओवर कर लिया। नेक्स्ट, उसके बाद एंड सम ऑफ सन्ड्री एसेट, और कुछ सन्ड्री एसेट्स भी इसने बी ने टेक ओवर कर ली। तो बी ने कौन सी सन्ड्री एसेट्स टेक ओवर की हैं, एक बार स्टेटमेंट में फिर चेक कर लीजिए। एंड सम ऑफ द सन्ड्री एसेट्स एट 72,000। एट का मतलब ये जो 72,000 है ना, ये एग्रीड वैल्यू है। ठीक है, एग्रीड वैल्यू, क्योंकि वो इतने अमाउंट में उसको टेक ओवर कर रहा है। और कितनी टेक ओवर कर रहा है, सम। सम का मतलब कितनी, ये इसने हमें क्लियर नहीं किया। कितने की बुक वैल्यू ये नहीं बताया, कितने में टेक ओवर करी ये बताया गया। टोटल सन्ड्री एसेट्स थी 1,70,000। ऑल भी नहीं लिखा, इसका मतलब 170 वाली भी नहीं है ये। तो अमाउंट कितनी है उसके लिए उसने ब्रैकेट्स के अंदर मेंशन किया है कि ये जो 72,000 है ना, ये 10% लेस देन बुक वैल्यू है। तो बहुत अच्छी एडजस्टमेंट दी हुई है आपको ये पॉइंट वर्क करने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, मैं वर्किंग नोट यहां पर भी इसका इसी तरीके ही प्लॉट करूंगा कि टोटल सन्ड्री एसेट्स हैं, वर्किंग नोट नंबर सेकंड, ये वर्किंग नोट नंबर 1, ये वर्किंग नोट नंबर 2। ध्यान दीजिएगा, वर्किंग नोट नंबर 2 के लिए। ठीक है, टोटल हमारी सन्ड्री एसेट्स की बुक वैल्यू गिवन है। टोटल सन्ड्री एसेट्स की बुक वैल्यू जो हमें क्वेश्चंस के अंदर गिवन है, वो है 1,70,000 रुपए। इसमें से सम पोर्शन बी ने टेक ओवर कर लिया। सम पोर्शन बी ने टेक ओवर कर लिया, और वो जो सम पोर्शन उसने टेक ओवर किया है, वो कितने में टेक ओवर किया है, उसकी बुक वैल्यू तो नहीं गिवन। ये बुक वैल्यू तो उसने हमें नहीं दी, लेकिन उसकी एग्रीड वैल्यू हमें गिवन है कि उसने टेक ओवर कितने में किया, ये किया 72,000 रुपीज का। और अब वो ये मेंशन कर रहा है कि ये जो 72,000 है ना, जितनी बुक वैल्यू थी उससे 10% कम है, 10% लोअर।
अब ये बात मैंने आपको पीछे भी एक बार क्वेश्चंस के अंदर बताई थी, और लगातार ये हमारे पॉइंट्स के अंदर आ ही रही है कि अगर कोई चीज अपनी ओरिजिनल वैल्यू का, पॉइंट पे वापस आ रहा हूं मैं, टोटल एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स की बुक वैल्यू है 1,70,000 रुपए। अब 1,70,000 रुपीज की जो बुक वैल्यू है, उसके लिए इसने मेंशन किया कि कुछ पोर्शन 10% लोअर वैल्यू पर है। इसका मतलब ये जो एसेट्स की वैल्यू हमें यहाँ गिवन है, ये 10% कम है। ठीक है, तो 10% कम है, इसका मतलब ये अपनी ओरिजिनल वैल्यू का कितने परसेंट है, ये है 90%। तो अगर हमारी ये जो 72,000 रुपीज की वैल्यू है, अगर ये 90% को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसका मतलब हमारी बुक वैल्यू इसकी कितनी हुई, 90% है 72,000, तो 100% वैल्यू कितनी हुई, 72,000 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 72,000 डिवाइडेड बाय 90, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 100 से। कैलकुलेशन का स्टेप क्लियर है ये। इसका मतलब जो एसेट बी टेक ओवर कर रहा है, उसकी बुक वैल्यू कितने की है, 80,000 रुपए। लेकिन हमें चाहिए क्या होती है, हमें तो चाहिए 72,000 की एग्रीड वैल्यू। तो इसको मैंने कैलकुलेट क्यों किया, इसको कैलकुलेशन करने के पीछे मेरा मोटिव ये था कि टोटल सन्ड्री एसेट्स जो थी, उनकी बुक वैल्यू हमें मेंशन थी 1,72,000। तो जो बाकी की सन्ड्री एसेट पड़ी हुई हैं, जो अभी सेल नहीं हुई, तो रिमेनिंग एसेट्स जो बुक वैल्यू है, वो कितने की रह गई, 170 में से 80 की तो बी टेक ओवर कर गया, 90,000 की बुक वैल्यू हमारे पास अभी भी पड़ी हुई है। ठीक है, क्लियर, इस पॉइंट के साथ श्योर है। रिमेनिंग बुक वैल्यू है 90,000 रुपये। अगर अब हम इसको भी अपने क्वेश्चन के साथ अगर एडजस्ट करें, तो ये हमने बी के रिगार्डिंग मेंशन कर दिया कि इसने सन्ड्री एसेट्स को टेक ओवर कितने में किया, 72,000 रुपीज किया। इस पॉइंट को लेकर अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट, अगली एडजस्टमेंट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। अभी अगर हम लोग चेक करें तो कंप्लीट वर्क में अभी हमारी बैलेंस शीट भी पूरी नहीं हो पाई, एडजस्टमेंट नंबर 1 भी नहीं हो पाई, और 2 भी पूरी नहीं हो पाई है। ठीक है, थर्ड एडजस्टमेंट, क्योंकि धीरे धीरे आगे एडजस्टमेंट्स के बारे में इसने डिफाइन कर रखा है, तो हमें वेट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट नंबर थर्ड, C is to take over the remaining sundry assets at 90% of the book value। अब जो बची हुई sundry assets है ना, उनको C ने टेक ओवर कर लिया। कितने में टेक ओवर किया, 90%। किसका 90%, बुक वैल्यू का 90%, इतने में उसने टेक ओवर किया। तो बुक वैल्यू का 90% है जो उसने टेक ओवर किया। उसमें से भी क्या करना है, लेस करना है 1,000 रुपीज एज डिस्काउंट, एंड एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द लोन। और लोन की पेमेंट भी कौन करेगा, सी। तो अब एक बार फिर से वर्किंग नोट में जाइए, रिमेनिंग एसेट्स 90% ऑफ द बुक वैल्यू लेस 1,000। तो ये रिमेनिंग वैल्यू थी। अगर मैं इस वैल्यू का 90% अगर कैलकुलेट करता हूं, तो 90% ऑफ किसका, ऑफ मेरे को कैलकुलेट करना है 90,000 रुपीज का। तो इसका कैलकुलेट करके आएगा 81,000। और इसमें से अगर मैं 1,000 रुपीज और माइनस कर देता हूं, तो 1,000 रुपीज लेस करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू रिमेनिंग रह जाएगी, वो कितनी रह गई, 80,000 रुपीज एग्रीड वैल्यू है रिमेनिंग एसेट, जो कि सी ने टेक ओवर कर ली। तो यहां पर हम लोग मेंशन करेंगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट। तो सी का कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है,
वो हमारे पास यहाँ मेंशन किया हुआ है 80,000 रुपीज। ठीक है, ये हमारा पॉइंट कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगर हम अपनी स्टेटमेंट में वापस जाएं, और सी क्या कर रहा है, लोन की भी पेमेंट कर रहा है। तो जब सी लोन की पेमेंट करेगा तो सी का लोन लाइबिलिटी सारी की सारी क्रेडिट में पड़ी होंगी। अगर कोई पर्सन लाइबिलिटी को पे ऑफ करता है तो उसकी एंट्री हम लोग किधर करेंगे, डेबिट साइड। तो यहां पर आ जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट। तो सी का कैपिटल अकाउंट जो है, इसमें हम लोग लोन की पेमेंट कर रहे हैं। और लोन की कितने की पेमेंट आई है, लोन 15,000 रुपीज का लोन था। तो ये किसने पे कर दिया, सी ने। ये भी हमने एंट्री कर दी। लीजिए बच्चे, फाइनली हमारी तीन एडजस्टमेंट पूरी हो चुकी है। इसके बाद इसका और भी कनेक्टेड पॉइंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुगेदर विद द एक्रूड इंटरेस्ट ऑफ 300 रुपीज। तो ये क्या है, इंटरेस्ट जो है वो बैलेंस शीट के अंदर तो था नहीं। इसका मतलब ये एक अननोन लाइबिलिटी है। अगर अननोन लाइबिलिटी आ गई तो उसकी पेमेंट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ डेबिट साइड में शो करते हैं। अगर फर्म पे करे तो हम लोग मेंशन करते हैं टू बैंक। और अगर कोई पार्टनर टेक ओवर करे तो सी कैपिटल अकाउंट। और सी ये पेमेंट किस लिए कर रहा है, ये सी पेमेंट कर रहा है इंटरेस्ट के लिए। इसका मतलब इंटरेस्ट क्या है, एक अननोन लाइबिलिटी, और उसके नाम पर उसको कितने पे करने हैं, 300 रुपीज। लोन तो बैलेंस शीट वाला था, वो उसने पे कर दिया। बचा इंटरेस्ट, वो एक अननोन लाइबिलिटी है। अननोन लाइबिलिटी अगर पे की जाए तो क्रेडिट साइड में तो आई नहीं होगी, उसकी पोस्टिंग सीधा कहां कर देंगे, डेबिट साइड। फोर्थ पॉइंट, एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन थे 2,700 रुपीज। बस इतना ही बोला। तो इसका मतलब ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर हैं तो बियर कौन कर रहा है, पे कौन कर रहा है। अगर कोई इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं है तो बियर्ड बाय द पार्टनर, सॉरी बियर्ड बाय द फर्म, पेड बाय द फर्म। तो अगर फर्म रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे कर रही है तो डेबिट साइड में फिर से हम लोग मेंशन कर देंगे टू बैंक। तो टू बैंक कितना आ जाएगा, जो हमारे रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं, मतलब 2,700 रुपीज। ये पॉइंट की भी पेमेंट हो गई। रिमेनिंग डेटर वर सोल्ड, कहता है अब आया डेटर का पॉइंट। देखिए यहां से हम लोग वेट कर रहे थे फर्स्ट पॉइंट से, तब से हम लोग पेंडिंग छोड़कर बैठे थे कि डेटर का पॉइंट कंप्लीट नहीं है। एसेट्स का पॉइंट जो था वो सेकंड पॉइंट में अधूरा था, लेकिन थर्ड में उसने उसको पूरा करवा दिया। लेकिन डेटर अब तक पेंडिंग थे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अब तक पेंडिंग है। रिमेनिंग डेटर वर सोल्ड टू ए डेट कलेक्शन एजेंसी फॉर 50% ऑफ द बुक वैल्यू। तो अपने वर्किंग नोट में जाइए, ऊपर चेक करिए कितने के डेटर बाकी रह गए थे। ये देखिए ये एरिया है, यहां मैं हाईलाइट कर रहा हूं, 42,000 रुपीज। ये हमारी बुक वैल्यू थी जो डेटर्स की बची हुई थी। इसने बताया कि इसे हमने एक एजेंसी को दे दिया कि भाई तुम हमारे पैसे कलेक्ट करके दो। तो वो पैसे कितने कलेक्ट करके उन्होंने दिए, 50%, यानी कि 21,000 रुपीज। तो ये मैं किधर लिखूंगा, क्रेडिट साइड में मेंशन कर दूंगा कि जब कोई एसेट से कलेक्शन होती है तो बाय बैंक, ये मैं इंफॉर्मेशन के तौर पे मेंशन कर रहा हूं 21,000 रुपीज। अगर कोई और अमाउंट भी आएगी तो वो भी ऐड करता जाऊंगा। वापस जा रहा हूं अपनी स्टेटमेंट में। फोर्थ भी कंप्लीट। फिफ्थ, 40,000 हैड टू बी पेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। अब तक मैं इसी पॉइंट की वेट कर रहा था बैलेंस शीट्स के टाइम से। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अंदर भी गिवन है और बाहर भी गिवन है, तो अंदर जो गिवन है वो तो रिजर्व है। रिजर्व है 30,000 का और पेमेंट करनी है 40 की। मैंने आपको बताया था कि अगर रिजर्व में पैसे बच जाएं तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, और अगर ना बचें तो उसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं, जितना भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है ये पूरा का पूरा अमाउंट एक बार तो क्रेडिट साइड के अंदर पोस्ट कर दो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 30,000 रुपीज। ठीक है,
और जब लाइबिलिटी पता लग जाए और लाइबिलिटी उससे ज्यादा है, तो लाइबिलिटी कौन सी है? ये अननोन लाइबिलिटी। तो अगर कोई भी अननोन लाइबिलिटी आती है, तो उसकी पेमेंट हम लोग कहाँ कर देते हैं? डेबिट साइड में। ये वर्कर की लाइबिलिटी है, ये रिजर्व नहीं है, ये लाइबिलिटी है। रिजर्व का ट्रीटमेंट यहां कर दिया, खत्म हो गया। पूरा का पूरा रिजर्व रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। और जितना अमाउंट पे करना पड़ रहा है, क्योंकि पेमेंट ज्यादा है, इसीलिए 40,000 रुपीज डेबिट। और कुछ नहीं करना आपने। अगर मान लीजिए अगर पैसे बच जाएं, तो बचने के केस में क्या करते हैं भाई? 30 होता, लाइबिलिटी होती कितने की? 20,000 की। तो मैं क्या करता, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से क्रेडिट भी 20 करता, और टू बैंक पे भी 20 करता। फिर क्या होता, बचे हुए 10,000 वो मैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देता। लेकिन यहां डिस्ट्रीब्यूशन करने का मेरे को मौका नहीं दिया गया। ये लीजिए भाई, सारी एडजस्टमेंट्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। वर्कमैन रिजर्व की एंट्री हो चुकी है, डेटर हो चुका है, एसेट्स हो चुकी हैं। अब मैं एक एक करके चेक करता जा रहा हूं कि कोई और एसेट बची तो नहीं है। डेटर कलेक्शन आ चुकी है, स्टॉक आ चुका है, फर्नीचर हो चुका है, सन्ड्री एसेट्स हो चुकी हैं। क्रेडिटर, इसका कुछ मेंशन ही नहीं था या दिख गिवन था। क्रेडिटर को लेकर ये दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट में, ये ए ने पे कर दिए। लोन जो था ये पे कर दिया था, सी ने पे कर दिया था। कोई लाइबिलिटी नहीं रह गई। दैट्स ऑल। आप लोगों ने जैसे ही बाकी की पोस्टिंग करी, आपका रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट है हमारे अकॉर्डिंग। बेटा बैलेंस शीट को आज मैंने कॉपी नहीं किया, क्योंकि टाइम कम रह जाता है, मीटिंग छोटी होती है, तो आपको मेन चीज वो मैंने वहीं राइटिंग कर दी है। तो आप लोग उसको हैंडल करके देखिएगा। एडजस्टमेंट्स मैंने आपको कंप्लीट बता दी हैं। अब क्या करना है? बैंक, जो जो बैंक डेबिट हुआ है, ये सारे बैंक को जो डेबिट है बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड। कैपिटल अकाउंट, ये जो भी डेबिट हुए हुए हैं, इनको कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ए का ए के क्रेडिट में, सी वाला सी के क्रेडिट में। ये ए वाले कैपिटल अकाउंट रियलाइजेशन के क्रेडिट में है, कैपिटल अकाउंट में ए के कॉलम में डेबिट साइड। ये जो फिगर है बी के कॉलम में डेबिट साइड। ये जो वैल्यू है सी के कॉलम के अंदर डेबिट साइड में। और ये जो 21,000 है, और कोई फिगर आई नहीं तो इसी को बाहर निकाल दो। ठीक है, ये बैंक अकाउंट की डेबिट साइड। इसके बाद जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बचेगा, उसको भी क्या करेंगे? टू बैंक और बाय बैंक पूरा करके उस वैल्यू को भी ट्रांसफर कर देंगे बैंक अकाउंट। जो बैलेंस बचेगा, चाहे वो क्रेडिट में आए कैपिटल अकाउंट के या डेबिट में आए, उसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो बैंक अकाउंट का टोटल मैच करिएगा, वो आपका दोनों तरफ से मैच होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन के अंदर आपका वर्क है। अभी भी कुछ टाइम बचा हुआ है बेटा, 2-3 मिनट हैं। अगर आप लोगों में से कोई बच्चा डाउट लेना चाहता है तो डाउट ले सकता है। ठीक है, अगर कोई बच्चा डाउट लेना चाहे तो आप लोग देख लीजिए। आज के हमारे पॉइंट्स, एक क्वेश्चन के सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। क्योंकि मैंने बैलेंस शीट की फिगर राइटिंग नहीं की है, तो मैं रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस इसमें अभी कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। तो जो डिफरेंस रियलाइजेशन का बचेगा, अगर डेबिट साइड डिफरेंस आया तो इधर डिफरेंस आया तो ये हमारे प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर क्रेडिट साइड में डिफरेंस आया तो ये लॉस होगा। उस प्रॉफिट या लॉस को भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। और कैपिटल अकाउंट में उसे भी पोस्ट करना। रिवर्स पोस्टिंग ध्यान रखनी है कि अगर ए बी सी रियलाइजेशन के डेबिट में आ रहे हैं तो अपने अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे, क्रेडिट में आ रहे हैं तो अपने अकाउंट के डेबिट में जाएंगे। बैंक डेबिट में आ रहा है तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, क्रेडिट में आ रहा है तो बैंक अकाउंट के डेबिट में जाएगा। ये सिंपल टर्म्स ही है बेटा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, और अगर नहीं है तो एक छोटा सा नेक्स्ट क्वेश्चन कोशिश करते हैं। आई थिंक कोई फायदा नहीं होगा, 1 मिनट ही है।